देखिए, विश्वविद्यालयों में चुनावों को लेकर हमेशा से दो प्रकार के मत लोगों के बीच में रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता रहा है कि विश्वविद्यालय चुनाव का स्थान नहीं होने चाहिए, और हम देखते हैं कि मेडिकल शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में और बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में, आईआईटी जैसे स्थानों पर चुनाव नहीं होते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि विद्यार्थी वहां मूल रूप से अध्ययन और करियर मेकिंग के भाव से आ रहा है, परंतु कुछ लोगों का यह मत है कि भविष्य में राजनीति में जाने के लिए युवाओं को छात्र राजनीति के माध्यम से गुजरना चाहिए, तो वहां चुनाव होने चाहिए। इसमें भी अनेक लोगों का यह कहना है कि चुनाव मेरिटोरियस मैकेनिज्म के आधार पर होने चाहिए। चुनाव उन विद्यार्थियों का होना चाहिए जो श्रेष्ठतम हैं, योग्य हैं, होशियार हैं। अंतिम सवाल, क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन पाएगा? क्या नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार जो रोत है वो एक साथ होकर तीसरे मोर्चे के रूप में काम कर पाएंगे? मैं तीनों को ही नहीं जानता हूं भैया। मुझे अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप की राजनीति के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी है। मुझे भारत की राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी है। और जो आप स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा कहां संभव है, कहां संभव नहीं है और कब संभव है, उसके राजस्थान को अगर ध्यान में रखें तो शायद अभी तक तो कुछ बना नहीं है। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास बातचीत। खास बातचीत में हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं, समाज के उन मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं जिन मुद्दों को आप सभी सुनना चाहते हैं। आज ऐसे ही मुद्दों को लेकर और युवाओं को लेकर लगातार बातचीत करने वाली शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक खास मेहमान है जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज हमारे साथ मौजूद है विकसित भारत संकल्प संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो कि यूथ फॉर नेशन और विकसित भारत संस्थान के नाम से एक संस्था चलाते हैं। लगातार पूरे देश में ये संस्था भी चर्चाओं में है क्योंकि युवा संसद इनकी ओर से आयोजित करवाई जा रही है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सूरज जी। मेरा पहला सवाल रहेगा, आपकी युवा संसद आगामी दिनों में आयोजित होने जा रही है, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है? विकसित भारत संकल्प संस्थान की प्रेरणा से यूथ फॉर नेशन के द्वारा आगामी 10, 11, 12 जनवरी 2026 को जयपुर के जीडी बड़ाया सभागार में विकसित भारत संसद का एक अभूतपूर्व आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के विविध कोनों से अनेक मूर्धन्य व्यक्तित्व भाग लेने वाले हैं और विगत 19 वर्षों से यूथ फॉर नेशन के द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संदर्भ में इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपका कार्यक्रम युवाओं को लेकर है, युवाओं को लेकर आप पिछले दिनों भी 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं जो कि राजस्थान में चर्चाओं का विषय बने थे। राज्यपाल जैसी बड़ी शख्सियत और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले, विधानसभा में हमेशा आवाज को बुलंद करने वाले जो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, वो भी आपके कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आ रहा है, क्या इसकी रूपरेखा है? देखिए, सदैव से विकसित भारत संकल्प संस्थान का भाव रहा है कि जिन कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन किया जा रहा है वे कार्यकर्ता सब हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं। इसलिए उन सब कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही देश के वे प्रेरणा पुंज जिन्होंने इस भारत को यशस्विता प्रदान की है, उनकी प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थिति भी मुख्य अतिथि के जैसे ही मानी जाती है। परंतु एक कार्यक्रम की औपचारिक व्यवस्था के नाते अनेक सुधीजनों को, समाज के अनेक श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को पाथे प्रदान करने के मनोभाव से बुलाया जाता है, जिनका समाज जीवन में विशिष्ट और महनीय स्थान है। इस प्रकार के अनेक बुद्धिजीवी लोग, अनेक राष्ट्रवादी चरित्र के धनी बंधु भगिनी यहां मार्गदर्शन देने वाले हैं। प्रमुख रूप से यदि देखें
तो राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय, अनेक राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए गण, राज्यों में मंत्री, विभिन्न बोर्ड आयोगों के चेयरमैन, प्रशासनिक सेवाओं के वर्तमान और पूर्व अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, जजेज, ब्यूरोक्रेट्स और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण विश्वविद्यालयों के पूर्व और वर्तमान कुलगुरु, अनेक विषय विशेषज्ञ, ऐसे सब अगर देखें तो राजस्थान सरकार के वर्तमान और पूर्व डीजीपी, आईजीपी, एसपी, जिला कलेक्टर्स, संभागीय पदाधिकारी और विभिन्न समाज जीवन के क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट स्थानों पर स्थापित हैं, ऐसे लगभग 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता यहां 3 दिवसीय इस आयोजन के 22 सत्रों में मार्गदर्शन देने वाले हैं। भाई साहब, कार्यक्रम का जो मेन आपका जो बैनर है उसमें राष्ट्र प्रथम के नाम से ये कार्यक्रम दर्शाया गया है। क्या पूरे कार्यक्रम का विवरण है और कितने सत्रों में ये कार्यक्रम रहेगा? विकसित भारत संसद 10, 11, 12 जनवरी को 3 दिन कुल 22 सत्रों में रहने वाली है। 10 तारीख को प्रातः काल 6 बजे गौसेवा से यह आयोजन प्रारंभ होगा। प्रातः 7:30 बजे वेद मंत्रों की ऋचाओं के साथ वैदिक यज्ञ होने वाला है। उसके पश्चात पंजीयन, फिर अल्पाहार। पंजीयन के पश्चात जो पूर्व से ही पंजीकृत बंधु भगिनी हैं, जो यहां प्रतिभागी के रूप में भाग लेने वाले हैं, वे सब जीडी बड़ाया सभागार में 8:20 पर प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगे और 8:30 पर वहां एलईडी डिस्प्ले पर, स्टेज पर उन बंधु भगिनियों के नाम प्रकाशित होने प्रारंभ हो जाएंगे चुनाव परिणाम के रूप में। जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र में चुनाव होकर जब सांसदों का परिणाम आता है तो बड़ा कौतूहल और उत्सुकता रहती है और उनको, उनके समर्थकों को पल पल यह महसूस होता है कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आखिर जीतने वाला कौन है। तो यहां भी चूंकि इस 3 दिवसीय आयोजन को संसद नाम दिया गया है, तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले चुनाव परिणामों की घोषणा होने वाली है। विजयी सांसदों का नाम एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और फिर कौन से दल की सरकार बन रही है, यह पूरा चुनाव परिणाम लगभग 9:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। 9:30 बजे विजयी सांसद अपने दल के प्रमुख के साथ उसी परिसर में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद इस जो 3 दिवसीय आयोजन है, इसके लिए जो राष्ट्रपति तय किए जाएंगे, उनसे समय मांगेंगे सरकार गठन के लिए। फिर एक प्रतिनिधि मंडल यानी कि कोर कमेटी उन लोगों की जिनकी सरकार बनने वाली है, अपने नेता के साथ औपचारिक रूप से 9:40 पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भेंट करेगी। 9:45 पर सदन चलने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 10 बजे, ठीक प्रातः काल 10 बजे, 10 तारीख को जनवरी माह 2026 में इस विकसित भारत युवा संसद के माननीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। एक बहुत ही अद्भुत और विहंगम दृश्य वहां दिखाई देगा। एक सांस्कृतिक लघु भारत, देश के विविध कोनों से आए हुए हमारे युवा प्रतिभागियों के साथ साथ वे जिनके मन में राष्ट्रवाद है, वे जिनके मन में राष्ट्र प्रथम की संकल्पना है, वे जो यहां पर एक संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी लेने और देने के मनोभाव से आए हैं, वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री,
वन एवं पर्यावरण मंत्री, रोड एवं परिवहन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री, इस्पात मंत्री, जिस प्रकार के मंत्रालय केंद्र सरकार में होते हैं, ठीक उसी प्रकार के मंत्रिमंडल के प्रतिनिधियों की शपथ होने वाली है। अभी आज तक हुए पंजीयन के अनुसार 24 कैबिनेट मंत्री तय हुए हैं और 12 राज्य मंत्री भी अभी तक तय हो गए हैं। इसके साथ साथ ये 10:40 तक यह सत्र चलेगा। 10:40 पर औपचारिक रूप से इस मंत्रिमंडल की शपथ का आयोजन पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात जलपान एवं पारस्परिक शुभकामनाएं देने वाला सत्र चलने वाला है। उसके बाद जलपान के समय ही ये रणनीति वे आपस में तय कर लेंगे कि अगले सत्रों में किस प्रकार की कार्य योजना होगी। फिर लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा होगी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों की घोषणा होगी, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा होने वाली है और ठीक 11:20 पर इसका औपचारिक दृष्टि से प्रथम उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें मंच पर देश और राजस्थान के मूर्धन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। 3 दिनों के इन विविध प्रकार के अलग अलग सत्रों में राजस्थान के जो सरकार हमारी है उसके लगभग 1/4 मंत्रियों के, बोर्ड आयोगों के चेयरमैनों के आने की संभावना है और लगभग उतनी ही संख्या में भारत के विविध राज्यों के मंत्री भी यहां उपस्थित होंगे। जैसे माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब की सहमति हुई है, जो एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, आदरणीय निर्मल सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी, मधु कोड़ा जी, आप दोनों सीएम रहे हैं झारखंड के, डॉक्टर AL हैक साहब जो अभी वर्तमान में मेघालय के अंदर केंद्रीय कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे भी यहां उपस्थित रहने वाले हैं। आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी जो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राजस्थान और गुजरात के प्रभारी के नाते भी संगठन में उन्होंने दायित्व निर्वहन किया है। ऐसे अनेक मूर्धन्य लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन होने वाला है। प्रथम औपचारिक उद्घाटन सत्र के बाद यहां जो सदन गठित किया गया है उस सदन का पहला सत्र चलेगा। इस पहले सत्र में सदन के जो शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर मानव शर्मा तय हुए हैं, वे यहां विकसित भारत शैक्षणिक अधिष्ठान VBSA इस बिल को रखेंगे सदन के बीच में। जोरदार बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा होने वाली है। सत्ता पक्ष माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जो इस सदन के होंगे वो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री पिछले कार्यकाल में भी थे और अभी भी हैं। अनेक वर्षों से आप यूथ फॉर नेशन की केंद्रीय टोली के घटक भी हैं। वे यहां 3 दिवसीय इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भाग लेने वाले हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में जब विकसित भारत शैक्षणिक अधिष्ठान इस बिल के ड्राफ्ट को रखा जाएगा तो विपक्ष के लोग उनको जिस प्रकार की भी तकलीफ है, परेशानी है, आपत्ति है, वो उसको रखेंगे, बोलेंगे, चर्चा, चिंतन, संवाद। इसके बाद यह अगला सत्र समाप्त होने वाला है। उसके पश्चात भोजन रहेगा। भोजन के अंतराल में ही जो इस सदन में सांसद के रूप में भाग लेने आ रहे हैं, ऐसे प्रतिभागियों को 3-3 मिनट बोलने का अवसर दिया जाने वाला है। उन प्रतिभागियों का क्रम उनको बता दिया जाएगा कि किसको किस क्रमांक पर बोलना है। वे लोग अपने लोकसभा क्षेत्र की तकलीफें, समस्या, समाधान, इन सब पर चर्चा चिंतन करेंगे। साथ ही धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, साहित्य, राजनीति, संविधान, भारत की चुनौतियां, विकसित भारत, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, इन सब विषयों पर मुक्त दृष्टि से अपना विषय रखेंगे। आजाद हुए भारत के 77 साल की यात्रा संवैधानिक
अधिकार एवं कर्तव्यों की भी चर्चा इन युवा बंधु भगिनियों के श्रीमुख से यहां होने वाली है। एक लघु संसद का स्वरूप यहां दिखने वाला है। भोजन के तुरंत बाद ही एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र सूरज जी यहां होने वाला है। हम सब सनातनी लोगों के लिए गैया मैया का स्थान बहुत ही पवित्र और सात्विक रहा है। हम सनातन के सभी बंधु भगिनी उन्हें मां के रूप में मानते हैं और हम कहते हैं गौमय वसते लक्ष्मी, गौमय वसते देवता, या हमने गाय को क्या कहा है? जगत जननी कहा है। आज दुर्भाग्य से गैया मैया की स्थिति बेहद चिंतनीय और दयनीय है। यह स्थिति भारत में ना हो तो यह युवा संसद अपने इस गौमय भारत वाले क्षेत्र में यह संदेश देना चाहती है संपूर्ण देश की जनता जनार्दन को, संपूर्ण देश के राजनीतिक नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी को, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी को, कि आप राज्य में गाय को राज्य माता घोषित करें और वहां केंद्र में राष्ट्रीय माता घोषित करें, ताकि जो सम्मान, जो स्थान हमारे गौ माता को प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त हो। इस पूरे आयोजन को गौमय भारत नाम दिया गया है और आप देखेंगे, आपको देखकर आश्चर्य और एक सुखद अनुभूति होगी कि इस आयोजन में जो सुमित खंडेलवाल जी इस 1-1.5 घंटे के आयोजन के प्रमुख बनाए हैं, हमने विकसित भारत संकल्प संस्थान में एक सुरक्षा मंच का गठन किया है। यह सुरक्षा मंच देश की आंतरिक सुरक्षाओं की, देश की बाहरी सुरक्षाओं की चिंता कर रहा है। देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, आरपीएससी जिहाद, यूपीएससी जिहाद और अनेक प्रकार की जो जिहादी घटनाएं हो रही हैं, उन सब से किस प्रकार से इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसी में गाय माता का जो विषय है वह भी हम सब के लिए चिंतनीय है। तो उन्होंने इतना श्रेष्ठ काम विगत 1-1.5 सप्ताह से मैं देख रहा हूं किया है। वे जयपुर शहर के कोने कोने में गए हैं, गौशाला संचालकों के पास गए हैं, गौ भक्तों के पास गए हैं, ऐसे लोगों के पास उन्होंने संपर्क किया है जिनके मन में गाय के प्रति अनन्य श्रद्धा है। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि हम सनातन के बंधु भगिनी तो गाय को अपनी माता मानते ही हैं, परंतु देश के किसी ना किसी कोने में हम देखते हैं आए दिन जो ये गौवध की घटनाएं होती हैं, गौकसी की घटनाएं होती हैं, गौमांस खाने की घटनाएं होती हैं, गौ पर अत्याचार अनाचार की घटनाएं होती हैं, वहां पर उन पर कहीं तेजाब डाला जा रहा है, कहीं गर्म सरिया से उनको दागा जा रहा है। यह इन घटनाओं के पीछे बहुत बार मुस्लिम समाज के लोग बहुतायत से देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने इस आयोजन में तय किया कि मुस्लिम समाज के बंधु भगिनी भी आगे बढ़कर आयोजक के रूप में आए और उस सत्र में लगभग 200 मुस्लिम भाई और बहनें भी उपस्थित होंगे, जो एक स्वर में एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय, गाय माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। वे ये मानते हैं कि हम भारत के अंगभूत हैं। जिस प्रकार से सनातनी और हिंदू बंधु भगिनियों के लिए गाय का पवित्र स्थान है, उसी प्रकार से इस्लाम के उपासकों के लिए भी गाय सर्वोपरि और मातृत्व रूप में है। तो ऐसा एक अद्भुत आयोजन उस सत्र में गौमय भारत के रूप में होने वाला है। उसके बाद अगले सत्र में जो हमारे माननीय मंत्री महोदय बनने वाले हैं, वे मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के बारे में 5 मिनट से 7 मिनट में जानकारी देंगे, सरकार का विजन और रोड मैप रखेंगे और दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें उनके संदर्भित मंत्रालयों में क्या गतिविधियां हो रही हैं और भारत में किस प्रकार की गतिविधियां अपेक्षित हैं, उनका भी एक पारस्परिक चर्चा चिंतन संवाद इस अगले सत्र में होने वाला है। उसके बाद वाले सत्र में फिर से बिल पर बहस होगी
और बिल पर बहस होने के बाद जो सुझाव विपक्ष के द्वारा दिए जाएंगे, सत्ता पक्ष के कुछ बंधु भगिनियों के द्वारा दिए जाएंगे, उन विषयों पर भी गंभीरता से चिंतन किया जाने वाला है। एतत् पश्चात जलपान के लिए समय खाली रहेगा। उस जलपान वाली अवधि में फिर से जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको जो 3-3 मिनट बोलने का समय दिया जाता है, उनका क्रम आएगा। और उसके बाद अगले वाले सत्र में यदि शाम को रात्रि को देखें हम, तो वैचारिक सत्र होगा, जो धर्म, दर्शन, नीति, देश की चुनौतियां, विकसित भारत संकल्प संस्थान की कार्यप्रणाली, उसकी भविष्य की योजनाएं और विकसित भारत संकल्प संस्थान के द्वारा जो विश्व का सबसे आवासीय विश्वविद्यालय सबसे बड़ा बनाया जाना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यह सत्र संगठनात्मक सत्र होगा। आए हुए सभी बंधु भगिनी विकसित भारत की गतिविधियों का हिस्सा कैसे बन पाएंगे, इस प्रकार की चर्चा उसमें होगी। फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद भोजन के समय में पुनश्च सांसदों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। और सबसे अंत में रात को 10:30 बजे मंत्रिमंडल की कोर टीम की मीटिंग होगी। अगले दिन की रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष की मीटिंग दूसरी ओर होगी और रात्रिकालीन 11:30 बजे प्रथम दिन की दिनचर्या समाप्त होगी। दूसरे दिन 11 तारीख को सबसे पहले प्रातःकाल 5 बजे जागरण व्यवस्था रहने वाली है। फिर योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस प्रकार का विषय रहेगा। फिर वैदिक मंत्रों की उपासना, 7:30 बजे अल्पाहार, 8:30 बजे से सत्र प्रारंभ हो जाएंगे। जिस प्रकार से प्रथम दिन की रचना बताई थी, लगभग उसी प्रकार की दूसरे दिन की रचना क्रमागत रूप से आगे बढ़ती जाएगी। बहस का स्तर आगे बढ़ेगा, सूचना और जानकारियों का स्तर आगे बढ़ेगा, बौद्धिक वक्ताओं के स्तर आगे बढ़ेंगे। अनेक विषयों पर मन की जिज्ञासाएं कम होने लगेंगी, ज्ञानवर्धन होने लगेगा, अनुभव प्राप्त होने लगेगा। आने वाला प्रत्येक प्रतिभागी अपने आप को स्किल्ड और नॉलेजेबल महसूस करेगा, अपग्रेडेड महसूस करेगा। वह धन्यता महसूस करेगा कि यदि मैंने इस आयोजन में भाग लेने से वंचित रह गया होता तो मेरे जीवन का कोई एक कोना अधूरा रह जाता। और साथ ही साथ यदि उनके कोई साथी छूट गए तो उसको यह भी लगेगा कि काश मैं उन्हें समय पर इसका महत्व समझा पाता, उनको अपने साथ जोड़ पाता, उनका समय पर पंजीयन करा पाता, तो ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन से वे वंचित ना रहते। दूसरे दिन आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी का सत्र है, एल हैक साहब का सत्र है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 4 कार्यकाल तक, श्रीमान फगल सिंह जी कुलस्ते। उनका भी सत्र दूसरे दिन रहने वाला है। उनके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, अनेक स्थानों से, देश भर के कोने कोने से आ रहे विविध सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्ववान लोग विभिन्न विषयों पर अपना विषय प्रबोधन करने वाले। दूसरे दिन हमने एक बहुत महत्वपूर्ण घटक जोड़ा है, पब्लिक पुलिसिंग का, सोशल पुलिसिंग का, इंटरनल पुलिसिंग का, सेल्फ पुलिसिंग का, सेल्फ रेस्पेक्ट का और अपने कर्तव्यों के श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन का संदेश जाए। उसके लिए मैं एक संगठन के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका नाम है पब्लिक पुलिस एनजीओ। उस पब्लिक पुलिस एनजीओ के चेयरमैन हैं जस्टिस केजी बालाकृष्णन, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, मानवाधिकार आयोग के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में देश के कोने कोनों में 18 से अधिक राज्यों में पब्लिक पुलिस एनजीओ बेहतर काम कर रहा है। पूरे भारतवर्ष के 20 से ज्यादा रिटायर्ड डीजीपी, 100 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और उतने ही लगभग जजेस और उसी लेवल के अन्य 400 से अधिक थिंक टैंक के लोग वहां जुड़े हुए हैं और वे प्रयास करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कैसे रहेगी, व्यवस्थित कैसे रहेगी। तो एक सत्र पब्लिक पुलिस एनजीओ
के सहयोग से उस बैनर पर हम यहां कर रहे हैं, ताकि जो नई कानून संहिता आई है, नई जो न्याय संहिता आई है, उसकी जानकारी देश के युवाओं को प्राप्त हो, देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्राप्त हो, कानूनों में किस प्रकार के संशोधन हुए हैं उनकी जानकारी उनको प्राप्त हो। जैसे पहले जो धारा 420 थी, अब वो 430 हो गई है। आज मेरी एक चर्चा आदरणीय राजेंद्र नायक साहब से हो रही थी, वो केंद्र सरकार में आईएएस रहे सीनियर, तो ऐसे ही एक चर्चा में बात आई कि वो जो धारा पहले 420 थी वो 430 हो गई है। तो हम सब अपग्रेड हों, केवल एक दो धाराओं का विषय नहीं है, संपूर्ण देश के संविधान और कानून की रचना व्यवस्था से संदर्भित है। तो राजस्थान के डीजीपी महोदय आदरणीय राजीव शर्मा साहब की सहमति हुई है। लगभग 6-7 एक्स डीजीपी और रहने वाले हैं, वर्तमान और पूर्व। अनेक देश के सेवानिवृत्त, वर्तमान आईएएस, ब्यूरोक्रेसी के लोग, जजेज, वर्तमान पूर्व भी इस आयोजन में, इस सत्र में, मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 100 से 150 के बीच में सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इस एक सेशन में रहने वाले हैं। हमारे दिलीप मोहंती जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इसी तरह से संजीव पट जोशी जो गोवा के डीजीपी रहे हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो भी वहां से आ रहे हैं। ऐसे अनेक लंबी श्रृंखला है इन नामों की। साथ में पद्मश्री माया टंडन जी, पद्मश्री मोइनुद्दीन जी, पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी और भी अनेक लोग भी इस दिन विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे भाई सरदार अजय पाल सिंह जी, सरदार जसवीर जी जो माइनॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो भी यहाँ रहने वाले हैं। सौम्या गुर्जर जी जो मेयर रही हैं, और साथ में ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे यहाँ की मेयर रही हैं, उनकी उपस्थिति भी रहने वाली है। ऐसे ही अनेक बंधु भगिनी जो समाज के विभिन्न आयामों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, ये दूसरे दिन की दिनचर्या का हिस्सा बनेंगे। तीसरा दिन भी इसी प्रकार से प्रातःकालीन एकात्मता स्रोतम से प्रारंभ होगा। साइक्लोथॉन होने वाला है। साइकिल चलाकर हम यह संदेश देंगे कि पर्यावरण को संतुलित रखना है, पर्यावरण को संरक्षित रखना है। मनुष्य का जन्म ईश्वर ने जब किया तो वह प्रकृति के साथ एकाकार होकर चलता था, और आज पर्यावरण एक असंतुलन के बहुत बड़े स्तर पर है। देश के 84 से अधिक जिलों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स एक अपेक्षित स्तर से ऊपर पहुंचा हुआ है। दिल्ली की स्थिति भयावह है। इस चिंतनीय स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तीसरे दिन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संतुलन, वैश्विक आतंकवाद जैसे विषयों पर चर्चा होगी। वैश्विक राजनीति पर चर्चा होगी, देश के राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरों पर चर्चा होगी, राजनीति के बदलते स्वरूप पर चर्चा होगी, नए क्षितिज और नए आयामों पर चर्चा होगी, विकसित भारत की संभावनाओं पर चर्चा होगी, 2047 के भारत पर चर्चा होगी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर चर्चा होगी, भारत के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व पर चर्चा होगी। सिलिकॉन वैली से लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक तक जो भारत का नेतृत्व कर रही भारतीय क्षमताएं, उनके जीवन चरित्र पर चर्चा होगी। और दिन भर अलग अलग प्रकार के सत्रों के पश्चात अंत में विकसित भारत शैक्षणिक अधिष्ठान का बिल इस युवा संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी अभी हाल ही में विकसित भारत शैक्षणिक अधिष्ठान को पेश किया, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनी है उसके लिए, और अनेक चर्चाओं के बाद जो मानसून सत्र आने वाला है उसके अंतिम दिन तक उसे पेश करना है। हमने ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई है माननीय KG बालाकृष्णन जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय देवदत्त शर्मा जी जो सीनियर IAS ऑफिसर से रिटायर्ड हुए उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय KK शर्मा जी जो MDS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर विनय कपूर जी जो पंजाब से हैं, अमृतसर से,
और वो पंजाब लॉ यूनिवर्सिटी की फाउंडर वीसी रही हैं अधिकारी शारदा देवी, जो मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा हैं। वो विकसित भारत संकल्प संस्थान की भी संस्थापक सदस्य हैं। उनके अलावा अतुल गर्ग जी, जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी वीसी हैं। ऐसे 20 से ज्यादा वर्तमान पूर्व वीसी, 20 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स, प्रोफेसर डॉक्टर अजीत पूनिया, डॉक्टर बीके शर्मा जी, आदरणीय विमल प्रसाद जी अग्रवाल, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे, ऐसे मूर्धन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस ड्राफ्ट कमेटी के ड्राफ्ट को अप्रूव्ड किया है। इतना वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का प्रयास किया है ताकि इस देश के 78,000 कॉलेजों को, इस देश की 1200 विश्वविद्यालयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक गणों के लिए, नॉन शैक्षणिक स्टाफ के लिए एक डॉक्यूमेंट बन सके, एक वे ऑफ वर्किंग बन सके। अभी तक जो देश में यूजीसी थी, एआईसीटी थी, एनसीटी थी, अभी केंद्र सरकार उनको समाप्त करके एक विकसित भारत शैक्षणिक अधिष्ठान बनाने वाली है। वह अधिष्ठान ही हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी होगा। क्या नियम होने चाहिए? क्या उसमें छात्र प्रतिनिधि हो? क्या छात्रा प्रतिनिधि हो? शिक्षक प्रतिनिधि हो? क्या उसमें अभिभावक प्रतिनिधि हो? क्या उसमें लेखक, चिंतक, विचारक, बुद्धिजीवी, समाज का आम व्यक्ति, श्रमिक, मजदूर, किसान भी शामिल हो सकता है क्या? ताकि उसकी आवाज भी, उसकी चिंता भी उसमें समाहित रहे। इस प्रकार का यह आयोजन तीसरे दिन अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा जब यहां के शोधार्थी, यहां के शिक्षार्थी, यहां के युवा सांसद देश के अलग अलग कोनों में लौटें तो वे एक अनुभव के साथ लौटें, एक आत्मविश्वास के साथ लौटें, एक नई चेतना के साथ लौटें, एक मनोवृत्ति के साथ लौटें कि यह जीवन मेरा अपना तो है, इस पर मेरा, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का जितना अधिकार है उससे भी कहीं अधिक इस राष्ट्र का अधिकार है। राष्ट्र प्रथम की संकल्पना के साथ लौटें, विकसित भारत के संदेश के साथ लौटें कि आने वाला 2047 का जो कालखंड है, 15 अगस्त 2047 का सूर्योदय जिस दिन होगा, उस दिन इस देश की युवा तरुणाई के पुण्यता के प्रताप के परिणाम स्वरूप भारत भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रिम श्रृंखला में खड़ा हुआ प्रतीत होना चाहिए। यह हो सकता है, यह संभव है। इस देश के पुरुषार्थ में वो ताकत है। ये ताकत को एकीकृत करना है और इस एकीकरण के काम में अपने हिस्से की संविधा हम विकसित भारत संकल्प संस्थान और यूथ फॉर नेशन के माध्यम से कर रहे हैं। विगत अनेक वर्षों से यूथ फॉर नेशन के माध्यम से भारत ही नहीं वरन पापुआ न्यू गिनी, टर्की, इजराइल, उरुग्वे, चिली, मॉरिशस, मलेशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बैंकॉक, थाईलैंड, पट्टाया, म्यांमार, पेरू, उरुग्वे, स्लोवेनिया, अफगाजिया, चाड, ऐसे अनेक देशों में इस देश की युवा शक्ति काम कर रही है। भारत के अलावा पाकिस्तान के भी सिंध में, ग्वादर में, खैबर पख्तूना, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वहां पर भी हमारे अपने हिंदू भाई बहनों के अधिकारों के संरक्षण की चेतना यूथ फॉर नेशन के माध्यम से जागृत अवस्था में काम कर रही है। यह यात्रा अभी तो प्रारंभ हुई है। इसको एक प्रेरणादायी अवसर दिया है विकसित भारत संकल्प संस्थान के संकल्प ने, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, स्वावलंबन सहित 11 विषयों पर काम कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय जो नालंदा और तक्षशिला के जैसा हो, जो विक्रमशिला और अवंतिका के जैसा हो, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड और एमआईटी से भी बेहतर हो, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिंतक, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, इंजीनियर, प्रोफेसर सब राष्ट्र प्रथम के भाव से अपनी सेवाएं दें। मित्रों, यह देश अद्भुत है। यह देश तो आगे बढ़ेगा।
इसमें हमारे हिस्से की भावांजलि कितनी है, इस जीवन की सार्थकता तभी है जब मैं भी आगे बढ़ूं और अपने भाइयों को भी आगे लेकर बढ़ूं। ऐसा एक आयोजन, और उसके अंत में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान किया जाना है। लगभग 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के वे बंधु भगिनी जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य किया है। कोई वन्य जीवों पर काम कर रहा है, कोई पर्यावरण संरक्षण पर, कोई महिला स्वावलंबन पर, कोई सैनिटेशन प्रमोशन पर, कोई चाइल्ड वेलफेयर पर, कोई वुमेन वेलफेयर पर, सब अपने अपने हिसाब से जो सेवा के कामों में संलग्न है उनके अवसरों को भी प्रणाम करते हुए विकसित भारत संकल्प संस्थान अपने हर आयोजन में प्रत्येक बार ऐसे सेवाभावी सत्पुरुषों को, ये सेवा कार्यों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके कामों को सम्मानित करता है। तो वो सम्मान समारोह भी इसमें होने वाला है। तो सूरज जी, कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि ये 3 दिवसीय आयोजन एक सांस्कृतिक लघु भारत का एक प्रशिक्षण मालिका है, जिसमें 3 दिन में आकर यहाँ जो भी प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं वे या तो सांसद के रूप में भाग लेंगे, या तो राज्य मंत्री के रूप में, या तो कैबिनेट मंत्री के रूप में, और यहाँ 1 दिवसीय बंधु भी 1 दिन के लिए पंजीकृत कर रहे हैं, और कुछ लोग एज ए वॉलेंटियर भी यहाँ पंजीकृत कर रहे हैं। कुछ बंधु भगिनी दर्शक के रूप में आएंगे, कुछ अतिथि के रूप में आएंगे। सब मिलाकर एक अद्भुत प्रकार के आयोजन का नियोजन 10, 11, 12 जनवरी को जयपुर में किया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश से लोग इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि जिनको लोग सुनने की कोशिश करते हैं, लगातार देखते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। पर इस कार्यक्रम का जो पंजीयन शुल्क है वो क्या निर्धारित किया गया है, और लोग किस प्रकार आपको इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं? सामान्य रूप से वैसे तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह एक प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग है, और ऐसा भी माना गया है कि शिक्षा कभी निःशुल्क नहीं देनी चाहिए। एक व्यवस्था रचना की दृष्टि से यहां पर सांसद के रूप में जो 3 दिवसीय प्रतिभागी रहेंगे उनके 3 दिन के भोजन, अल्पाहार, प्रशिक्षण आदि के व्यय में एक सहयोग राशि 2,000 रुपये की तय की गई है। राज्य मंत्री के लिए 3,000 रुपये, कैबिनेट मंत्री के लिए 4,000 रुपये की राशि तय की है। वे जो विद्यार्थी हैं, वे जो बेरोजगार हैं, वे जिनको किसी भी प्रकार की वित्तीय तकलीफ है, उनके लिए और विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक सदस्यों के लिए इस राशि में 50% की मुक्ति दी गई है। साथ ही ऐसे प्रतिभागी भी जिनको वास्तव में धन अभाव के कारण वे प्रशिक्षण से वंचित ना रह जाएं, तो निर्णायक टोली यदि अभिशंसा करती है तो निःशुल्क या और कम शुल्क पर भी किसी भी व्यक्ति का पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन में धन बाधक नहीं बने, इस बात की चिंता की गई है। महिलाओं की आवास व्यवस्था अलग रखी गई है, पुरुषों की आवास व्यवस्था आयोजन स्थल के पास अलग रखी गई है। प्रातः काल से रात्रि काल तक के निरंतर अभ्यास वर्ग होंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही अल्पाहार और उसके बहुत ही निकट आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र मिलेगा, जजेज इवेल्युएट करेंगे, उनके द्वारा जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, वे प्रतिभागी जो अपना विषय प्रबोधन कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के बाद निर्णायक मंडल बेस्ट सांसद अवार्ड, बेस्ट महिला सांसद अवार्ड, बेस्ट युवा सांसद अवार्ड, बेस्ट सांसद राजस्थान, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के अलग अलग राज्यों के भी बेस्ट सांसदों का अवार्ड यहां दिए जाने वाले हैं। बिल्कुल भाई साहब, राजस्थान के साथ साथ देश के कई राज्यों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने काफी आपके ऐसे कार्यक्रम देखे, मैं खुद भी उनमें मौजूद था। युवाओं को लेकर ऐसे कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली और कब से इस कार्यक्रमों की शुरुआत हुई? देखिए, एक तो हम युवा उन्हें मान रहे हैं जिनके अंदर जज्बा है, देश के प्रति जुनून है, इच्छा शक्ति है, चाहे फिर उनके शरीर की अवस्था कुछ भी हो।
सामान्य रूप से जिन्हें युवा 18 साल से 35 साल के कहा जाता है, वे प्रमुखता से हैं क्योंकि उनके पास जीवन की अवधि अधिक है। देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जहां आज भी 65% युवा आबादी है। हम लोग कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य हैं, लेकिन आज स्वरूप बदला है। युवा भारत का वर्तमान भी हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टार्टअप्स ओयो, उबर, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ई लर्निंग, फिनटेक, जियोपॉलिटिक्स जैसे विषयों पर इस देश के टीनेजर्स भी बहुत बड़ा चमत्कार और काम करके दिखा रहे। पूज्य स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जगो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जो भाव उन्होंने देश की तरुणाई को दिया, उन्होंने कहा कि दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो तो भले ही तटस्थ रहो, परंतु उन लोगों के मार्ग का अवरोध मत बनो जो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। कम से कम उनके शुभचिंतक या प्रशंसक तो बनो, ताकि जब इतिहास लिखा जाए तो आपका नाम भी सहायकों में हो, तो अपना गिलहरी जैसा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में देने की मनोभावना पूज्य स्वामी जी के विचार दर्शन को बाल्यकाल में स्कूल अवस्था में पढ़ते समय मन में आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं, बाद के जीवन में प्रचारक रहने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण की पाठशाला में जो सीखा उसे हृदयांगित करते हुए अपने हिस्से में मैं स्वयं भला क्या कर सकता हूं, इसके कर्तव्य बोध का जागरण हुआ। और प्रचारक जीवन से लौटने के पश्चात ही स्वामी विवेकानंद जी को लेकर अनेक आयाम आज के लगभग 19 वर्ष पहले प्रारंभ किए। मेरे सपनों का भारत, स्वामी विवेकानंद फ्रेंड्स ऑफ ऑल, सबके स्वामी जी, आओ मिलकर देश बनाएं, वंदे गौ मातरम, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति ज्ञान परीक्षा, संस्कृति ज्ञान परीक्षा, भारत को जानो भारत को मानो, हर घर तुलसी घर घर तुलसी, रक्तदान महादान, इस प्रकार के लगभग 100 से अधिक प्रकार के आयोजन, भाषा पर, त्रिभाष्य सिद्धांत पर, अनेक समसामयिक विषयों पर निरंतर 19 वर्ष से भारत और भारत के विविध क्षेत्रों में करते रहे। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोविड के समय में भी 1500 से अधिक वर्कशॉप की। धीरे धीरे कारवा बनता जाता है। आज भारत के 500 से अधिक जिलों में विकसित भारत संकल्प संस्थान और यूथ फॉर नेशन की इकाइयां हैं। आने वाले समय में जब हम 15 लाख विद्यार्थियों से युक्त संस्थान की संकल्पना करते हैं, तो यह साधारण इच्छा शक्ति नहीं है, यह साधारण काम नहीं है। इसमें देश की समस्त सज्जन शक्तियों का आशीर्वाद चाहिए, एक अच्छा नेतृत्व चाहिए। तो एक नेतृत्व की पाठशाला जो हम पिछले विगत 18-19 वर्षों से चला रहे, उन कार्यकर्ताओं को सृजनशील, सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान बनाने की शाश्वत श्रृंखला को अब और तेज करना होगा, क्योंकि हम पहले केवल आयोजनों तक सीमित थे। अब प्रत्यक्ष कार्य रूप परिणति के मनोभाव से दुनिया का श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थान बनाने का संकल्प है। हजारों नहीं लाखों चरित्रवान, ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता तो केवल इस आयाम को पूरा करने के लिए आवश्यक रहेगी। इसलिए विगत 19 वर्षों से चली यह कार्यक्रमों की सतत श्रृंखला अब और उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही है। देश के कोने कोने से संबल प्राप्त हो रहा है। बड़ी आयु के सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजनों का स्नेह मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार, वीर चक्र, अर्जुन चक्र, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, हर प्रकार के लोगों का अतुलनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन इस आयाम को प्रत्यक्ष परिणति में 27 मार्च 2027 को भूमि पूजन का संकल्प है। 1 लाख गांवों से पानी, 1 लाख गांवों से अन्न, 1 लाख गांवों से जल का संग्रहण और 1 लाख गांवों के दान
के लिए ग्राम संकल्प समितियां बन रही हैं, जिला संकल्प समिति, राज्य संकल्प समितियों के गठन हो रहे हैं। ज्योतिष परिषद को जिम्मेदारी दी है कि उस आयोजन में 1,11,111 पंडित वैदिक पूजा पाठ कराकर उस काम को करेंगे। 21,108 कुंडीय यज्ञ होना है। बड़ा अद्भुत विलक्षण आयोजन 14 महीने बाद राजस्थान की पावन पुनीत धरती पर होगा, जहां दुनिया के 170 से अधिक देशों के तमाम प्रतिभागी, तमाम सामर्थ्य संपन्न लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर इस संकल्पना के साक्षी बनेंगे। तो इसके लिए इन आयोजनों की प्रेरणा इस देश के युग पुरुषों से और आत्म प्रेरणा से, वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से, पूज्य माताजी पिताजी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। बिल्कुल भाई साहब, लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य के लिए निरंतर आप काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति समाज में काम करता है तो समाज वालों की एक ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसा सोच होती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए या राजनीतिक से जुड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपके द्वारा भी पिछले काफी दिनों से ये काम किया जा रहा है और पिछले दिनों आपने जयपुर से लोकसभा की उम्मीदवारी भी जताई थी। क्या आगामी आने वाले समय में आपको भाजपा से कोई लाभ की आशंका रहेगी या इस संस्थान की वजह से आप किसी राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरणादायी हो सके? देखिए, 19 वर्ष पहले ये विकसित यूथ फॉर नेशन स्थापित हुआ। आज तक तो कोई चुनाव लड़ नहीं पाया हूं। एक बहुत बड़ा समय, शक्ति, ऊर्जा मैंने भारत के अलावा भी 40 देशों में लगाई है जहां की नागरिकता मुझे नहीं है। ना मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं, ना मैं अमेरिका का नागरिक हूं, ना मैं नेपाल का नागरिक हूं, ना पाकिस्तान का हूं, और वहां पर भी काम कर रहा हूं। तो क्या वहां मुझे चुनाव लड़ना है? मैं अभी उड़ीसा कार्यक्रम करके आया, भुवनेश्वर, उससे पहले रायपुर, उससे पहले नागपुर, उससे पहले झाबुआ, उससे पहले कलकत्ता, उसके अलावा आगे पीछे जालंधर से लेके देश के कोने कोनों में 600 से अधिक जिलों में गया हूं। कौन से स्थान से चुनाव लड़ूंगा? क्या केवल चुनाव लड़ने की मनोवृत्ति होती तो किसी एक स्थान को केंद्रित कर कर वहां अपनी ऊर्जा लगाता। दोनों बातें सूरज जी अलग अलग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन मैंने किया है। हां, मैंने लोकसभा टिकट मांगा था। क्यों? क्योंकि राजनीति सेवा का एक परम माध्यम हो सकती है, परंतु राजनीति ही सेवा का अंतिम माध्यम नहीं है। वहां अवसर हैं, वहां सामर्थ्य है, वहां आप लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं, वहां आप नीति निर्धारण के घटक बनते हैं, सहभागी बनते हैं, हिस्से बनते हैं, और आपकी प्रतिभा राष्ट्र के काम आए। यह स्वयं का भी समय, शक्ति, ऊर्जा, मन, बुद्धि, विचार और शरीर का सदुपयोग है। लोगों के लिए भी बेहतर है कि चरित्रवान, संस्कारवान, श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, मननशील, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर समझ रखने वाले लोग देश की राजनीति का नेतृत्व करें। मैं इसका समर्थक हूं और उसी के लिए इस प्रकार के युवा संसदों का आयोजन करते हैं कि वहां से भी योग्य नेतृत्व तैयार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या उनको उनके समकक्ष, उनसे जैसे और उनसे अच्छे लोग नेतृत्वकर्ता नहीं चाहिए? यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो क्या अच्छे सांसद, अच्छे विधायक, अच्छे मंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे संगठक, अच्छे नेता, अच्छे सरपंच, अच्छे वार्ड पंच, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे विधायक, अच्छे जिला प्रमुख, अच्छे प्रधान नहीं चाहिए? चाहिए। केवल मेरे से नहीं, मैं वहां पहुंचता हूं तो आपत्ति क्या है? किसको आपत्ति होनी चाहिए? और मेरे से भी बेहतर लोगों को वहां अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि यह राष्ट्र शीघ्रता से अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करे। हम विश्वगुरु रहे, हम संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करते रहे, परंतु देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि यदि 9वीं कक्षा पढ़ा या फेल आदमी शिक्षा मंत्री बन रहा है, या ऐसे लोग जिनको उस स्तर का कैपेबिलिटी ही नहीं है, परंतु सिस्टम की खामी के कारण वो उन स्थानों पर जाकर स्थापित हो रहे हैं जिनके लिए वे कदापि पात्र नहीं है। आने वाला भविष्य ऐसे लोगों को अवसर देने वालों को, ऐसे लोगों को नैतिकता के आधार पर कभी माफ नहीं करेगा। ये देश के साथ अपराध है।
षड्यंत्र है या आपकी स्वयं की सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह है? क्या 140 करोड़ के भारत में 543 अच्छे बेहतर सामर्थ्यवान लोग नहीं ढूंढे जाते? जो जा रहे हैं वे अच्छे ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़े इकोसिस्टम के बाद उनका चयन हुआ है। परंतु हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है सदैव से। कभी धन को लेकर, कभी परिवारवाद को लेकर, कभी वंशवाद को लेकर। एक अच्छे नेता की पुत्री होना या पुत्र होना सांसद के टिकट के लिए कौन सी पात्रता है? अरे आप राजीव गांधी के पुत्र हो तो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हो, क्या यही एकमात्र मापदंड है? थू है ऐसी राजनीति पर जो देश के उत्कृष्ट लोगों के मार्ग में अवरोध बनती है और ऐसे लोगों को अवसर देती है जिनके पास ना विजन है, ना थॉट है, ना इच्छा शक्ति है, ना कैपेबिलिटी है। मैं ऐसे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को भी कहता हूं कि डमी और रबड़ स्टैंप लोगों को आप अवसर मत दीजिए। आप अन्याय कर रहे हैं देश के साथ। आपको चाहिए कि एक ऐसा तंत्र विकसित करे, ऐसा पैरामीटर विकसित करे ताकि यह राष्ट्र स्वर्णिम ऊंचाइयों को प्राप्त हो। दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत कुल गुरु तय करते थे, ऋषि मुनि तय करते थे, वहां धर्म दंड की सत्ता चलती थी और राजकुमार को भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ती थी। और वहां जब वो संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होता था तब ऋषि मुनि तय करते थे क्या इस राज्य के संचालनकर्ता में वह सामर्थ्य है जो प्रजा का संरक्षण कर पाएगा। आज के इस लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो राजा के स्थान पर है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वह सत्ता के मद में, मोह में, अहंकार में केवल माल्यार्पण और स्वागत सत्कार में अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। कोई ऐसा तंत्र ही नहीं है उसके प्रशिक्षण को लेकर। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी बहुत बड़ी ऊर्जा का हिस्सा औपचारिक कार्यक्रमों में आने जाने में खर्च होता है। वहां जाना आवश्यक है निश्चित तौर पर एक आम व्यक्ति 25-25 बार चक्कर लगा रहा है, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। मरने के बाद उनके परिजन पेंशन के लिए 10 साल 20 साल परेशान होते हैं। आज भी, आज के इस भारत में, 2025 के भारत में यदि 40 लाख बहनें वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रही हैं तो हम किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं? हम कौन सी दुनिया में सबसे बड़े होने का दंभ लेकर जी रहे हैं? हिंदुस्तान के 14,000 से अधिक चौराहों पर भीख मांगी जा रही है, कहीं सांगठिक अपराध के रूप में, कहीं एकल रूप में। क्या यह दृश्य स्वर्णिम भारत का दृश्य है? कौन परिवर्तित करेगा? समाज को जागृत अवस्था में आना पड़ेगा और उन जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि किसी भी प्रकार से आपको अवसर प्राप्त हुआ है, चाहे वंशवाद के आधार पर, चाहे धनबल के आधार पर, चाहे आपकी गणेश परिक्रमा करने की क्षमताओं के आधार पर, चाहे सेटिंग, लाइजनिंग, लॉबिंग के आधार पर, चाहे आपकी मेहनत और पुरुषार्थ के आधार पर, चाहे आपकी व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर, चाहे जो भी हो, आपका क्षण क्षण लोक कल्याण में लगना चाहिए। आपका स्वयं का प्रशिक्षण ही पर्याप्त मात्र नहीं है। आपका प्रबंधन, आपकी टीम, आपके कार्यकर्ता, आपका पीए, ड्राइवर, गनमैन, सहयोगी, सबका विकास करना बहुत आवश्यक है। उनके अंदर भी यह मनोवेदना रहे कि क्यों मंत्री के चक्कर काटने पड़ेंगे छोटे बड़े कामों के लिए? क्यों हम ये वैभवी और वीआईपी कल्चर डेवलप करते जा रहे हैं? क्या एक साधारण मनुष्य केवल चक्कर काटकर, अनुनय विनय आग्रह कर कर अपने मूल कामों को करवाएगा? पीड़ा बहुत है। लोकमत परिष्कार की इस देश में नितांत आवश्यकता है। मैंने टिकट मांगा, यह कोई अपराध नहीं है। राजनीति में अच्छे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। अब मेरा आगे का समय, शक्ति, ऊर्जा विकसित भारत संकल्प संस्थान की संस्थापना हो, विश्व का श्रेष्ठतम आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बने, यह मेरे जीवन की प्राथमिकता है। परंतु मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं,
यदि आवश्यकता पड़ी, यदि अवसर मिला, यदि वरिष्ठ जनों का संकेत रहा, तो मुझे कदापि कोई संकोच नहीं है इस राजनीति में पुनश्च अपने अधिकार की मांग की। बिल्कुल भाई साहब, राजनीति में हर किसी का हक है टिकट मांगना या चुनाव लड़ना, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे भी है जो जनता के सवाल होते हैं, उन सवालों पर अपन बातचीत कर लेते हैं। सवाल का जवाब आपको संक्षिप्त में देना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का। मेरा पहला सवाल रहेगा, क्योंकि आप लगातार युवाओं की बातचीत करते हो और कर रहे हो, साथ ही युवा संसद भी युवाओं के लिए ही आयोजित की जा रही है। राजस्थान में पिछले अशोक गहलोत की सरकार में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे राज्य की कोई भी शिक्षा की यूनिवर्सिटी हो, उसमें चुनाव बंद करवा दिए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विश्वविद्यालयों में चुनावों को लेकर हमेशा से दो प्रकार के मत लोगों के बीच में रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता रहा है कि विश्वविद्यालय चुनाव का स्थान नहीं होने चाहिए, और हम देखते हैं कि मेडिकल शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में और बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में, आईआईटी जैसे स्थानों पर चुनाव नहीं होते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि विद्यार्थी वहां मूल रूप से अध्ययन और करियर मेकिंग के भाव से आ रहा है, परंतु कुछ लोगों का यह मत है कि भविष्य में राजनीति में जाने के लिए युवाओं को छात्र राजनीति के माध्यम से गुजरना चाहिए, तो वहां चुनाव होने चाहिए। इसमें भी अनेक लोगों का यह कहना है कि चुनाव मेरिटोरियस मैकेनिज्म के आधार पर होने चाहिए। चुनाव उन विद्यार्थियों का होना चाहिए जो श्रेष्ठतम हैं, योग्य हैं, होशियार हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव तो एक खुली व्यवस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का प्रतिभागी है वो भाग ले सकता है। इसका निर्णय शिक्षाविदों को करना है, इसका निर्णय सरकारों को करना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियां बनती हैं, अलग अलग कानून व्यवस्थाएं बनती हैं। उसके अनुरूप व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूछे तो जो चुनाव की पूरे भारत की प्रक्रिया है उसमें लोकमत सुधार की आवश्यकता है। हाँ, विश्वविद्यालय में चुनाव होने अवश्य चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, चुनाव होने चाहिए। मेरा अगला सवाल रहेगा, राजस्थान में भाजपा की सरकार को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सभी सरकारें आकर बेहतर करने का प्रयास करती हैं। राजस्थान में संगठन पृष्ठभूमि से निकले आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया और उन्होंने अपने अनुकूल जितना अधिक से अधिक संभव था उतना बेहतर प्रयास किया। अनेक नवाचार भी किए हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं पहले से अधिक बढ़ी हैं। राइजिंग राजस्थान के रूप में मैं देखता हूं कि लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये उभरते हुए राजस्थान और विकसित राजस्थान की ओर बढ़ने वाला यशस्वी कदम है। आने वाले 3 वर्ष के कालखंड में और कल्याणकारी योजनाएं देखने को मिलेंगी ताकि इस देश के युवा से लेकर किसान, मजदूर और सभी वर्गों का विकास हो पाए, ऐसा मुझे लगता है। अंतिम 2 सवाल। पहला सवाल, राजस्थान में अब तक का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए, मेरी इतनी पात्रता नहीं है कि मैं किसी का मूल्यांकन कर पाऊं और ना ही मैं प्रारंभ से अब तक के किसी व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नई पुरानी योजनाओं को लेकर चलता है। समय, देशकाल, परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप बहुत सारे निर्णय जो सीट पर बैठता है उसी को पता चलता है कि किस प्रकार की वेदना, किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार की मजबूरियां उनके सामने हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हे परमपिता परमात्मा, आपने जिसको भी उस गद्दी पर नशीन किया है, उस गद्दी पर बिठाया है, उसको इतना सामर्थ्य दे कि वो अपने राज्य का, अपने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कल्याण का निमित्त बन पाए। अंतिम सवाल, क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन पाएगा? क्या नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार जो रोत है वो एक साथ होकर तीसरे मोर्चे के रूप में काम कर पाएंगे? मैं तीनों को ही नहीं जानता हूं भैया। मुझे अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप की राजनीति के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी है। मुझे भारत की राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी है। और जो आप स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा कहां संभव है, कहां संभव नहीं है और कब संभव है, उसके राजस्थान को अगर ध्यान में रखें तो शायद अभी तक तो कुछ बना नहीं है। आगे के भविष्य में 10, 20, 30, 40 साल बाद कब क्या होगा
इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत और सशक्त पार्टी के रूप में है। कांग्रेस भी देश की तुलना में अन्य राज्यों की दृष्टि में देखें तो राजस्थान में एक सक्षम नेतृत्व देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर है, और यहाँ जनता ज्यादातर इन्हीं दो दलों को अवसर देती आई है। आगे के समय में भी संभावना बहुत न्यूनतम लगती है कि कोई तीसरा विकल्प शीघ्रता से यहां स्थापित हो पाए, क्योंकि ज्यादातर तीसरा विकल्प बनने की सामर्थ्य रखने वाले लोग निजी स्वार्थ और उस स्वार्थ परकता के इर्द गिर्द ही उतना विजन, उतनी शक्ति, उतना पुरुषार्थ और उतना धैर्य रख नहीं पाते, क्योंकि किसी दल को, किसी संगठन को खड़ा करने में जीवन खपता है और राजनीतिक वृत्ति के लोगों को अपने ही जीवन में लाभ चाहिए होता है, इसलिए संभावना मुझे कम लगती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को सार्थक बनाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। लगातार युवाओं की बात करते हैं, लगातार राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। ऐसे ही तमाम नए नए इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए आपका चैनल JDB न्यूज़।